वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध के दारुल-हुकूमत कराची का एक और दौरा। मंसूबा कराची का, लेकिन न कराची के इंतजामी सरबराह को बुलाया गया और न ही सिंध के वज़ीर आला को। और तो और हवाई अड्डे पर सिंध के वज़ीर आला को दावत तक न दी गई। हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर पर डॉकयार्ड, वहाँ से KPT की ड्राइव, वहीं से हेलीकॉप्टर पर बलूचिस्तान और फिर सीधा एयरपोर्ट। पहले भी यही मामूल रहा है। ये कैसी रिवायात बनाई जा रही हैं? सिंध हुकूमत और इमरान सरकार का झगड़ा क्या है? मुस्तकबिल के मंजरनामे में दोनों जमातें कहाँ खड़ी होंगी? नून लीग मुत्तहिद रह पाएगी या इसका शिराजा बिखरने को है? बहरान तो और भी हैं। आज सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार काउंसिल की कॉल पर सूबे में वुकला ने अदालतों का बायकॉट किया। झगड़ा है सूबे के चीफ जस्टिस को सीनियरिटी की बुनियाद पर नजरअंदाज करके जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर, और अब जुडिशल कमीशन की जानिब से सिंध के चीफ जस्टिस को उनकी मंशा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाने की सिफारिश पर एक नया बहरान खड़ा हो गया है। मईशत और आलमी मंजरनामे पर आपके सवाल भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, नजम सिटी शो में खुशामदीद। मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा नजम सिटी साहब, आज आपकी चिड़िया ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा परवाज़ की होगी। 3 घंटे का उनका दौरा था कमोबेश, और तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में ही वो कराची में फिरे और कुछ उन्होंने मुआयना किया, कुछ ब्रीफिंग्स ली। और ना तो वज़ीर आला सिंध मौजूद थे और ना ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अगर कराची के हवाले से कुछ बातचीत उन्होंने करनी थी तो इस पर कुछ शिकवे शिकायत मुर्तज़ा वहाब साहब ने की। अगर आप सुन लें क्या कह रहे हैं। नहीं, आज कोई इंटीमेशन नहीं थी, ना वज़ीर आला सिंध को ना मुझे। वज़ीर-ए-आज़म का कोई कराची के डेवलपमेंट के हवाले से मेरे ख्याल में कोई मीटिंग भी नहीं थी। वो आए थे आई थिंक शिपयार्ड पे मीटिंग के लिए, कोई इवेंट था, वो इवेंट अटेंड किया, उसके बाद वो बलूचिस्तान रवाना हो गए। तो कराची के हवाले से मेरे ख्याल में कोई मीटिंग मुनक्किद नहीं की गई थी। मीटिंग नहीं थी और इनको बुलाया भी नहीं है। इमरान खान हुकूमत, PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कराची के इस नौइयत के दौरे को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था जी, इसी चीज़ के ऊपर कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे तो क्या बातें होंगी, क्या मसले हैं वहाँ के। मैंने याद है आपको, मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पे भी नहीं जा पहुँचेंगे। मैंने ये कहा था कि वो एयरपोर्ट पे भी नहीं जाएंगे और खान साहब उनको मिलने नहीं जा रहे, मसले हल करने नहीं जा रहे उनके दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान। वो एक्चुअली कुछ और करने जा रहे हैं। तो अब वो क्या और करने जा रहे थे वो आपको नज़र ही आ गया। वो उनके 2 मकसद हैं। अच्छा, एक तो ये कि वो रिबन्स काट रहे हैं आजकल। आप देख नहीं रहे कितने इधर उधर हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, रिबन्स काट रहे हैं। जिससे मतलब ये है कि बताना चाह रहे हैं कि बहुत से डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, इनाग्रेशंस हो रही हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। वो और बात है कि जो चीज़ें रिबन्स काटी जा रही हैं, पता नहीं उसके लिए पैसे भी हैं या नहीं है, वो और बात है। मगर रिबन्स बहुत सी कट रही हैं। कभी वो किसी डैम पे चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, अब उधर बलूचिस्तान चले गए हैं, कल बहावलपुर जाएंगे और कल इधर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ना एक प्री इलेक्शन। अभी इलेक्शन का तो कोई नज़र नहीं आ रही ना कोई इलेक्शन। मगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है इनको ये एडवाइस दी गई है कि हालात इतने ख़राब हैं और आपकी जो इम्प्रेशन है आवाम के अंदर कि आपकी कारकर्दगी नहीं है, कुछ आपने किया कुछ नहीं, वादे ही वादे हैं क्यों। तो इन्होंने सोचा चलो थोड़ा इधर उधर वो कह रहे हैं कि हम तो दरुसमत में चले गए। आप कह रहे हैं उन्हें ये बताया गया कि ख़राब है परफॉर्मेंस। हाँ। वो तो कह रहे हैं इस परफॉर्मेंस को सिंध में भी लाएंगे। हाँ, तो अब ये जो सिंध में लाएंगे उसके ऊपर तो आपने पता है सिंध हुकूमत क्या कह रही है। वो कह रही है आपने ग्रीन लाइन वादा, आज तक वो वादा निभाया नहीं गया। आपने कहा कि 1100 अरब रुपए का कोई डेवलपमेंट पैकेज लाएंगे आप सिंध के लिए, और वो मुश्तरका होगा, बैठ के दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट करेंगे। वो नहीं किया आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में जो हमारे पैसे थे वो मार लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो बेचारे लगे हुए हैं कहने को कि जी आप कर कुछ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन PTI का ये कहना है कि करप्शन भी तो सिंध में हो रही है, पैसे कैसे दे दें एहतसाब के बगैर। अच्छा, अब बात यह है कि करप्शन जो है क्या KP में नहीं हो रही, क्या पंजाब में नहीं हो रही, क्या बलूचिस्तान में नहीं हो रही, क्या सिर्फ सिंध में ही हो रही है। तो बेहतर तो ये है कि आप कह देना मेरा मुंह ना खुलवाओ, फिर वो कहेंगे लो जी पै गया PTI। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। करप्शन ये एक स्लोगन है इनका। अच्छा, अब आइए आगे कि ये क्यों, इनके इरादे क्या हैं सिंध के बारे में। पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था कि फवाद चौधरी साहब से बात की थी ना,
तो हमने कहा था कि इनके इरादे क्या हैं, क्या ये गवर्नर्स रूल लगाना चाहते हैं वहाँ, तो उसने कहा था नहीं गवर्नर्स रूल तो लग ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो गया है। और वो सही कह रहे थे, 18वीं तरमीम को अगर 18वीं हाँ, तरमीम के देखें बाद तो वो नहीं हो सकता। there is a तो problem। मगर वो ये कह रहे थे कि हाँ हमारा हक है कि हम आगे जाके सेक्शन 149 भी लगाएं। तो आपको याद होगा जब जरदारी साहब की हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब के अर्ली रेन में 2014-15 में, तो उस वक्त भी यही बातें की करके और मियाँ साहब ने भी रेंजर्स के ज़रिए टारगेट किया था। डॉक्टर आसिम हुसैन आपको याद की होगा कार्रवाई है वो भी यही था, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारा कुछ। चौधरी निसार थे सामने और वो सारी गवर्नमेंट को टारगेट किया था। ये नहीं थे कोई डाकू ठग वग नहीं थे, इनको टारगेट किया। ये भी उसी किस्म का रवैया आप इख्तियार करना चाह रहे हैं कि इसको अंडर प्रेशर रखा जाए। और एक्चुअली जो प्लानिंग हो रही है आयशा, वो हो रही है अगली इलेक्शन की। जैसे रिबन कटिंग इज़ पार्ट ऑफ द अगली इलेक्शन, ये भी जो है ना कि पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन किया जाए, ठीक है, हम ज़्यादा सीटें ले जाएं कराची के अंदर स्पेशली, सिंध के अंदर शायद उतना आसान ना हो, और एक मुनज़्ज़म किस्म की फोर्स बने। पीपल्स पार्टी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इतनी आसानी से ना बना सके, यहाँ वहाँ कोalition गवर्नमेंट भी बन सके। MQM, PTI, PMLQ, ग्रैंड अलायंस, ये लोग मिलके कुछ बना लें या पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी ना वहाँ मिल जाए। अच्छा। तो ये उसकी ही भी तैयारी हो रही है कि आगे जाके दे हैव टू डू समथिंग। अच्छा, लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यस है, वहीं पीपल्स पार्टी की भी आप जानते ही हैं यस है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी ने हवा ख़राब की हो। तो वो है इस्टेब्लिशमेंट है, अगर अब मैं कह दूँ पीपल्स पार्टी के साथ जो इनकी PTI की लग रही है आपस में, वो कहाँ खड़े हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सवाल। सिर्फ पीपल्स पार्टी के ज़रिए के बारे में नहीं आता, ये बारे में नून लीग के बारे में भी आता है। जब शहबाज शरीफ से बाहर आए थे तो लोगों ने ये कहा था ना कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए बाहर आए हैं, ऐसे ही है ना। और जब इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया फ्रॉम गोइंग अब्रॉड, तो लोग कहने लगे इमरान ने रोका है। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है। जरदारी साहब को कुछ छूट मिली, छुट्टी कुछ थोड़ी बहुत, मतलब है कि लेवरेजिंग हो रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि नून लीग को फारग किया जाए, ब्रेकअप किया जाए। अच्छा। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट बाहर निकालती है कि भाई किसी तरीके के साथ इनको आगे किया जाए। इमरान खान साहब रोकते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, उससे टाइम मिल जाता है बिकॉज कन्फ्यूजन फैल जाती है नून लीग के अंदर, फैल गई है ना, डिवीजन शुरू हो जाती हैं जिसके साथ मसले बन जाते हैं। इसी तरीके के साथ PDM उन्होंने तोड़वाई है। पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा इशारा किया, इधर आ जाए उधर आ जाए, ये कर लें वो कर लें। तो वो अब वहाँ बातें यहाँ भी, अब बिलावल ज़ाहिर है ये सोच रहे हैं कि फिर आगे क्या जाके कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या बनेगा। हाँ। और वो पंजाब में कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद अगेंस्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। हाँ, वो अपने बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि देखिए खैर रखिए, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं पंजाब में। कर सकते हैं, आप बताएं। मतलब है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो हो सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। उसके अंदर जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, चौधरी मिल जाएं तो गए कर सकते, और नून लीग वाले ले आए तो गए। फार्मूला उधर भी तैयार है और सिंध में भी। अच्छा, तो अब बात ये है कि मगर होगा नहीं ऐसे। अच्छा, अब आगे क्या जो होने जा रहा है वो ये मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की जो फ़लसफ़ा है वो एक तो ये है कि जी इलेक्शन अगले जो हैं होने हैं ना, उसके वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उससे तो मैनेज नहीं होगा वो ना? फिर हम अगले प्रोग्राम में किसी ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि वो क्या तरीका है जिसके साथ मैनेज होना है, ये सारा कुछ। अच्छा, मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो PTI की होनी चाहिए सेंटर में, और पीपल्स पार्टी लॉयल ऑपोजिशन होनी चाहिए। अब देखिए ना, इस वक्त नून लीग के ज़्यादा वोट्स हैं ना नेशनल असेंबली में, पीपल्स पार्टी के कम हैं। अगर ये उल्टा हो जाए अगली इलेक्शन में कि नून लीग 30-40 पे आ जाए जी और पीपल्स पार्टी 70-80 पे चली जाए, स्ट्रेंथ में आ जाए, तो फिर वो काम बन जाता है, दोनों तरफ बन जाएगा, काम बन जाता है और PTI बैठी रहे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ प्लानिंग हो रही है, और उस प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब अपना काम करने लगे हुए हैं कि वो सिंध में भी अपनी सीटें कराची में निकालने की कोशिश करेंगे। उनका ख्याल है कि इस दफ़ा जितनी मिली उससे 4-10-15 ज़्यादा मिल सकती है नेशनल असेंबली के लिए। वहाँ PTI को नेशनल असेंबली की सीटें कम मिली हैं। अगले इलेक्शन में मेरा ख्याल है दे वांट मोर सीट्स इन द नेशनल असेंबली, स्पेशली फ्रॉम कराची। तो इसलिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, सिंध हुकूमत को अंडरमाइन किया जा रहा है, मगर उस हद तक नहीं अंडरमाइन किया जा रहा कि छुट्टी हो जाए और ये फिर वापस PDM में चले जाएँ, मगर टाइट करके रखा जा रहा है और कंट्रोल मैनेज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को भी। उधर नून लीग को कोशिश की जा रही है कि मैनेज हो जाए किसी तरीके के साथ, और इमरान खान साहब को कह दिया गया आप अपना काम करें।
हम ये मैनेज करते हैं, आप अपना काम करें। वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका दिल चाहता है जुडिशरी के अंदर कर लें, ब्यूरोक्रेसी में कर लें। कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई मिनिस्टर जा रहा है, पंजाब में जो हो रहा है वो चल रहा है, और अब वो सिंध के अंदर आ रहे हैं ताकि अपना आगे जो करने जा रहे हैं उसको पक्का किया। लेकिन कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। कहाँ, बलूचिस्तान में या कहीं कहाँ? बलूचिस्तान से जैसे शामिल हुए हैं, अब्दुल कादिर शामिल अभी तो हुए 2 लोग हुए ना। हाँ, लेकिन आपको पता है हवाओं का रुख देखते हुए लोग शामिल होते हैं। हाँ, वो ये अभी हवा नहीं है वो। अच्छा, अभी हवा नहीं है, जब हवा आएगी तो पता चल जाएगा आपको। फिर ये 2 लोगों की बात नहीं होगी, पूरे ग्रुप्स जो है वो उठ के जाएंगे। हाँ, मगर देखिए ना, जैसे आपने देखा कि जब नून लीग की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उसकी छुट्टी करा दी गई ना, एकदम उठ के वो सारे के सारे भाग गए। अब मैं समझता हूँ जरदारी साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं। फ्रैंकली पीपल्स पार्टी यूनाइटेड है, पीपल्स पार्टी लड़ भी रही है और रेजिस्ट भी कर रही है, और उधर ऑपोजिशन जो नून लीग वाली है उनके साथ भी थोड़ी बहुत लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली है, मगर फिर भी थोड़ा इतने दूर भी नहीं हुए, गाली गलौज तक नहीं आए, ओपन रखा हुआ है वहाँ भी। तो मैं ये, और आगे मैंने सुना पीडीएम की मीटिंग भी होने जा रही है कल। तो वो किसी स्टेज पे और ये भी हो सकता है कि जी पीपल्स पार्टी वाले थोड़े इशारे करने शुरू कर दें कि हम तो वापस जा रहे हैं पीडीएम में, अगर वहाँ हमारी बात को मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, पीडीएम के इजलास में तो हम बात करेंगे जब वो मिलेंगे, लेकिन एमक्यूएम का क्या इस सिनेरियो में? एमक्यूएम यार बिल्कुल ही फारग है। एमक्यूएम बिल्कुल 100% एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। वोट बैंक है अभी भी उनका, मगर क्योंकि वो स्प्लिट इतनी हो चुकी हैं, और अल्ताफ़ भाई जहाँ हैं वहाँ हैं, और उनके अब कोई असर रसूख नहीं रहा। अच्छा। और अब जो एमक्यूएम की लीडरशिप है वो भी मतलब है कि उनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि वो सारे कराची को ले जाए, इसीलिए तो पीटीआई सीटें ले गई है प्रोविंस के अंदर वहाँ कराची से, जो कि पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि पीटीआई इतनी जीतेगी वहाँ। ठीक है, थोड़ी बहुत वो आरटीएफ वगैरह वो तो होता ही है ना, वो तो अब देना ही पड़ता है ना आपको। अच्छा, लेकिन अभी पीडीएम का जो जिक्र हुआ, शहबाज शरीफ साहब सोचेंगे कि कुछ मसाला इसमें ऐड किया जाए अगर फीका है सब कुछ? मेरा नहीं ख्याल, अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। अभी हाल ही में मैंने देखा है एक चीज़ कि शायद खाकान अब्बासी साहब बड़ा खुल के बोले हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है 2018 के बारे में कि हम जीत सकते थे इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, कहते मुझे तो समझ नहीं आई, तो उन्होंने खुल के ये बात कर दी। कुछ लोगों का कहना है ये खुल के बात नहीं करनी चाहिए थी, कुछ लोगों का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को वो बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं। मगर अभी आपने देखा, उस दिन मैं कह रहा था राना सनाउल्लाह साहब से, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा गुड राना और बैड राना। गुड राना वो जो कि बिग बॉस के जी खाने पे, बड़े खाने पे गए और बैड राना वो जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। तो ऐसे तो है ना सिचुएशन। अब गुड राना ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है शायद खाकान के खिलाफ दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं, किसी न किसी स्टेज पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। उन्होंने पुश किया तो था शहबाज शरीफ साहब को एक्टिव हो जरा, स्लाइड हो रही है ना, इसको थोड़ा बहुत उनको कुछ रेन इन करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आपने बिखरे हुए जो पिक्सेल्स थे उनको इकट्ठा करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। उम्मीद है हमारी नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को समझ आई होगी। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एनएस ऐसा है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बतौर एड हॉक जज तकर्रुरी का मामला था। इस पर जुडिशल कमीशन का इजलास 3 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद मामला तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। लेकिन इस पर बहुत से एतराज़ात उठ रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि जहनों में मौजूद हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। इस पर हमने सलाहुद्दीन अहमद साहब को दावत दी है। वो सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, ताकि हम उनसे जान सकें कि वो इस पर एहतजाज या नुक्ता एतराज़ क्या रखते हैं। ठीक, थैंक यू, आपने वक्त, बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैंने आपका भी मजमून अभी हाल ही में एक बड़ा ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअली पावरफुल मजमून पढ़ा इन फेवर ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल। उससे पहले मैंने सलमान अकरम राजा साहब, फैसल नकवी साहब और भी बड़े दोस्त हैं हमारे जो लिखते रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि मेरिट शुड बी इम्पॉर्टेंट। अब मैं देख रहा हूँ ये सारी इश्यूज़ जो हैं, ये आज तो शायद वक्त नहीं है कि इतने डिटेल में ये फ़िलोसॉफिकल इश्यूज़ और प्रैक्टिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए, मगर मैं चाहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का इशू एंड एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, इसमें मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर साहब के बार की कुछ पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ।
बार चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो ऑन दीज अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए ये इश्यूज सीनियरिटी वगैरह के खड़े किए जा रहे हैं। मगर ये भी सुनने में आया कि नहीं, कुछ और भी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ। तो आप बताना चाहेंगे हमें कि अगर पॉलिटिक्स चल रही है इसके अंदर, वो क्या है? बाद में मैं आता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या हैं इसमें। बार की कोई सियासत नहीं है। बार का बड़ा एक क्लियर कट एक प्रिंसिपल है जिस पे वो खड़ी है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियाँ हैं। अब बात इसमें देखें, दो बुनियादी सवाल हैं हमने जो रेज किए। एक ये है कि जो असूल हमारी अदलिया बाकी तमाम लोगों पे लगाती है, आयद करती है, वो असूल अदलिया को खुद पे लगाने आयद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि हर किस्म के सिविल सर्वेंट पे, पुलिस वाले पे, हर जगह सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, मगर सिर्फ अदलिया अपने लिए एक एग्जेम्पशन ड्रॉ करे। हम उस चीज के खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि वही क्राइटेरिया सब पे लगना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आया अगर आप समझते हैं कि अदलिया के सीनियरिटी जो है वो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और भी दीगर इश्यूज हैं जो कंसिडर होने चाहिए, तो आप फिर वो वाजे कर दें, एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बना दें। और पोस्टों के लिए तो अदलिया ने खुद एक क्राइटेरिया तय कर दिया है ना आपने। और जब आप चेयरमैन ओगरा लगाने जाते हैं या कोई चेयरमैन एससीसीपी लगाने जाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की कंप्लीट सवाबदीद नहीं है, डिस्क्रेशन नहीं है। वो डिस्क्रेशन जो है कोई क्राइटेरिया तय करके एक्सरसाइज की जाए। मगर सलाउद्दीन तो हम साहब, ये सही बात आपकी, क्लियर कट क्राइटेरिया, मगर इतना आसान भी नहीं है ना जी क्लियर कट क्राइटेरिया कैसे एक्सेस करनी है। कि मतलब है कि जी कितने जजमेंट्स आपने लिखी हैं या नहीं लिखी, अच्छी जजमेंट्स हैं या बुरी जजमेंट्स हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, मतलब बहुत से इश्यूज आ जाते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ने तो इसको फॉलो नहीं किया ना पहले भी। तो ये क्या अभी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस केस कि अभी वो नहीं फॉलो करना चाह रहे? पहले भी उन्होंने नहीं किया था क्या? पहले भी आपने एहतजाज किया था और पहले भी आपके यही रीजन थे और पहले भी आपको ओवररूल कर दिया गया? सर, जहां तक सिंध की जो बार एसोसिएशन है उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने जो तमाम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको जरूर अपना चैलेंज भी किया है, एहतजाज भी किया था। जब मुनीब अख्तर साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी यहाँ से, वो भी आउट ऑफ टर्न हुई थी, उस पर भी ये ऑब्जेक्शन किया था। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि ये आपस में जजेस में जब डिसेंशंस क्रिएट हो जाती हैं तो एक डिस्ट्रस्ट शुरू हो जाता है आपस में। वो चीज हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। अब नो डाउट ये कोई आसान काम नहीं है, ये क्राइटेरिया तय करने में नेचुरली कई प्रपोजल्स हैं, काउंटर प्रपोजल्स हैं, मगर ये सब चीजें जब आप और पोस्ट के लिए तय कर सकते हैं तो आप अपने लिए भी तय कर लें। इसमें नेचुरली सीनियर लॉयर्स को बुलाएं, एकेडमिक्स को बुलाएं, एक बहस हो उस पर, और ये तय किए जा सकते हैं, दुनिया भर में किए जाते हैं आखिरकार। तो सलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं ये जो जुडिशियल कमीशन है, आप समझते हैं ये कॉम्पिटेंट नहीं है टू डिटरमिन मेरिट ओवर सीनियरिटी इन सर्टन केसेस, या आप समझते हैं कि इसको और इसके अंदर और किस्म के लोग भी होने चाहिए, या आप समझते हैं ये टिल्टेड है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज ऑफ पावर हो उसको कंट्रोल और लिमिट और स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। हमारा मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से ये भी मुतालबा रहा है कि आप जो अपनी सुओ मोटो पावर है आप उसको भी कंट्रोल करें, लिमिट करें। आप जरा रूल्स तो बनाएं कि कब कोई चीज पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, कब कोई चीज पब्लिक इंपॉर्टेंस की नहीं है, कौन से जजेस कैसे केसेस सुनेंगे। आप ये तमाम चीजें स्ट्रक्चर और डिस्क्रेशन, अपने स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्कशन की जरूरत है। उसी तरह जो आप तकर्रुरी की आप पावर है आप उसको भी डिफाइन करें, लिमिट करें, उस पर कोई क्राइटेरिया डालें। क्योंकि फ्रैंकली चाहे आप फरिश्ते भी आके बैठ जाए ना, अगर पावर लिमिट नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, तो फिर इवेंचुअली होता यह है कि वो पावर अब्यूज किया जाता है।
तो इस चीज के हम खिलाफ हैं और मैं समझता हूं इसमें जुडिशियल कमीशन को ये एज अ कोई बार की तरफ से कोई अपना ये कोई उनकी खुदा ना खास्ता कोई उनकी कोई तजलील या तज़हीक नहीं कर रहे। हम एक्चुअली समझते हैं कि इससे जुडिशरी की वर्किंग्स जो है वो इंप्रूव होंगी। इस तैनाती में या तकर्रुर में 2012 के एक फैसले का हवाला दिया जाना आपके क्राइटेरिया के सवाल को एड्रेस नहीं करता? देखिए मैं तो समझता हूं अभी जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ है, जो हमें अभी तक इत्तलात है वो ये है कि 4 मेंबरान ने तो इनकार कर दिया, तजवीज़ उन्होंने नामंजूर कर दी कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब को एलिवेट ना किया जाए। एक मेंबर ने, जो हमारे मोअज़्ज़िज़ अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनको आप बेशक एडहॉक जज ले आए मगर सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप उनसे कंसेंट लें। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको रिकंसिडर करें, आप मान जाएं अपॉइंटमेंट पे। तो मगर अभी फिलहाल जो सूरत हाल है, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने अपनी रजामंदी नहीं दी। मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी सोल्यूशन सजेस्ट की है कि 6 माह के लिए वो आ जाएं और उसके बाद देखें वहाँ क्या सिचुएशन है, अपना भी कारकर्दगी भी नज़र आ जाएगी एंड उसके बाद दिस केस कैन बी रिकन्सिडर्ड। तो क्यों नहीं इस चीज़ को, क्राइसिस को ख़त्म किया जाए, बिकॉज इट इज़ अननेसेसरीली क्रिएटिंग अ टेंशन बिटवीन द बार एंड बेंच। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को यही एडवाइस होनी चाहिए कि आप चले जाएँ 6 माह के लिए और उसके बाद देखा जाएगा, मे बी दिस इशू कैन बी रेज्ड फ्रेश अगर वहाँ उस वक्त कोई इशू बनता है तो। सर इससे और भी आसान हल है। अव्वल तो ये इशू अराइज ही ना होता अगर मजहर साहब की जगह अगर ये शेख साहब को अपॉइंट कर दिया जाता, मगर उससे अभी और भी आसान हल है। ये आज हम 10 तारीख में बैठे हुए हैं, 17 तारीख को जस्टिस मुशीर आलम साहब रिटायर हो रहे हैं, तो एक और परमानेंट वेकेंसी क्रिएट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को अगेंस्ट दैट परमानेंट वेकेंसी अपॉइंट कर देते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने अपनी कंसेंट दे चुके हैं। उन्होंने कहा है इन राइटिंग कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट एज अ परमानेंट जज अपॉइंट कर दिया जाए। देखिए ये पॉइंट तो जुडिशियल कमीशन को भी पता है ना, तो जाहिर है दे आर ओवरलुकिंग इट और दे आर इग्नोरिंग इट और दे आर रिजेक्टिंग इट कि वो नहीं। आई थिंक देयर इज़ लगता मुझे ऐसे है कि वहाँ कुछ ऐसा ओपिनियन है दैट इन दिस केस मेरिट शुड प्रिवेल एंड एक इम्प्रेशन है कि परहैप्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट इज़ नॉट मेरिटेड इनफ और इसलिए मे बी a judge of greater merit is needed in the court. तो ये इस आर्ग्यूमेंट को कैसे आप रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज पास्ट में भी तो ये चीज़ें हुई हैं और एंड समटाइम्स विद गुड रिजल्ट, समटाइम्स विद नॉट सो गुड रिजल्ट्स। सर द प्रॉब्लम विच जिस पे अपना फिर अटॉर्नी जनरल साहब की मैं दोबारा लेटर को रेफर करूंगा, जो उन्होंने भी फिर इस मामले को रेफर किया है। देखिए देन द प्रॉब्लम कम्स कि अगर आप कहते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध इज नॉट मेरिटोरियस इनफ टू बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, मगर एक तरफ आप एड हॉक जज के लिए के तौर पे उनको लेने के लिए तैयार हैं, परमानेंट जज के तौर पे नहीं लेने के लिए तैयार, तो फिर एक क्वेश्चन यहां उठता है सिंध में खास तौर। फिर वो कहते हैं कि अगर ये मेरिटोरियस नहीं है तो फिर आपने 4.5 साल से आपने इनको एज चीफ जस्टिस ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस क्यों लगाया हुआ है? वो भी तो जुडिशियल कमीशन का की उसके साथ है ना। तो आप व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर सजेस्टिंग? सर हमारी तरफ से तो यही हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका यही है कि कंसिडरिंग कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने अपनी रजामंदी नहीं दी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका यही है कि आइंदा आने वाली अगले हफ्ते जो वैकेंसी है उसके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को मुकर्रर किया जाए। और अगर ऐसे नहीं होता तो आपका ख्याल है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है अगर चीफ जस्टिस रिफ्यूजेस। तो अभी फिलहाल तो जो चार एक तरफ कह रही हैं कि इनको नहीं लाना चाहिए, दूसरा अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि उनकी कंसेंट के बगैर नहीं लाना चाहिए, तो देन ही कैन नॉट बी टेकन अप। दूसरा इशू आएगा कि अगर वो एज अ चीफ जस्टिस रहते हैं और ही इज ओनली सिटिंग ओवर देयर एज एड हॉक,
तो सिंध हाई कोर्ट में फिर आप उनकी जगह कोई परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट कर सकते। अगर आप उनकी जगह परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं अपॉइंट कर सकते तो फिर एक और इशू आ जाएगा, क्योंकि अल जिहाद केस में ये सेटल्ड है। ठीक है सलाउद्दीन साहब, मेरा सवाल ये है कि फिर आपके ऑप्शंस क्या हैं? अगर ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं तो आर यू गोइंग टू चैलेंज इट और व्हाट? सर बिल्कुल, बार की तरफ से चैलेंज भी होगा। बार ने ऑलरेडी ये फैसला किया हुआ है कि इस इशू पे कन्वेंशंस भी होंगी। द मैटर विल ऑब्वियसली इट विल एंड अप इन कोर्ट एंड अ नीडलेस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विल बी क्रिएटेड। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। गैर ज़रूरी यानी से वो खबरदार करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले हफ्ते में वो कह रहे हैं एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उनको उधर मुस्तकिल जज के तौर पर तैनात कर दिया वो तो जाए। पता है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, अगर उन्होंने कमीशन वो को। रास्ता लेना होता जी, वही कोर्स ले लेते तो वो अभी कह देते कि जी अभी उसको मुलतवी कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे। लेकिन बहुत से सवालों में आपने जवाब पता कर लिया। हमें ब्रेक पर काफ़ी देर से कहा जा रहा है जाने को, तो आपकी इजाज़त से हम ब्रेक ले लें। ओके नाज़रीन, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, हमारे शो में रेमिटेंसेस से मुतालिक आपने एक नुक्ता एक्सप्लेन नहीं किया था, रह गया था, लेकिन वो अब एक सवाल आया उससे जुड़ा है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। पहले सुन लें सवाल। सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे मुल्क को ये रेमिटेंसेस की पैसों की बहुत ज़रूरत है और डॉलर चाहिए। मेरी सिस्टर अभी पिछले दिनों जो है अमेरिका से आई थी कराची ना, तो उनके पास कोई 10-12 हज़ार डॉलर थे। जब वो बैंक में जमा कराने के लिए गई तो उनके लिए इतनी मुश्किलात सर खड़ी की गई, ये फॉर्म वो फॉर्म, और फिर आखिर में कुछ नहीं हुआ तो वो कहते हैं जी कि आप ऐसा करें कि एयरपोर्ट जाएं और एयरपोर्ट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए, या फिर इन्होंने कहा कि ये फॉर्म ये आप अटैच करवा के लाएं, और डॉक्यूमेंटेशन को इतना लंबा इन्होंने किया। फिर जब वो सारा कुछ हो गया तो फिर इन्होंने कहा कि हम अभी आपसे 5,000 डॉलर लेंगे, आपके अकाउंट में जमा कराएंगे और कुछ दिनों के बाद बाकी के पैसे आप जमा करा सकती हैं। ये किस तरीके से सिलसिला चल रहा है सर? थैंक यू। ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है। 5 लाख रुपए मैं भी डिपॉजिट कराने के लिए गई तो उन्होंने कहा मनी ट्रेल दें, आप कहाँ से लेकर आई हैं? ये क्या है? चलो मैं कज़िया फिर क्या दोनों है? के जवाब दे देता जी। हूँ। अच्छा जी, ऐसे है कि ये जो FATF है ना, इसके ज़रिए बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं करेंसी ट्रांजैक्शंस में, स्पेशली कैश ट्रांजैक्शंस में। उसकी वजह दो है। एक ये कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, दूसरा ये है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है। ये दो कोर इश्यूज़ हैं। अब इनकी हमशीरा का जो मसला है, आपकी हमशीरा का मसला, वो आई हैं अमेरिका से, वो 10,000 डॉलर के करीब कैश में साथ ले आई हैं। वो आई हैं, यहाँ आई हैं, बैंक में गई हैं और वहाँ जाकर कहा कि मेरे फॉरेन करेंसी अकाउंट है मेरे पास, उसमें ये डाल दें। बैंक ने आगे से ये कहा कि ये बताएं ये आया कहाँ से पैसे, क्योंकि मैं अमेरिका से लेके आई हूँ। अगर हम अमेरिका से लेके आए तो कस्टम से मोहर लगवा के लाएँ कि उन्होंने ये देखा था, आपने डिक्लेयर किया था तो आप लेके आई हैं। वो बेचारी बड़ी परेशान, वो वापस चली गई एयरपोर्ट। वहाँ से जाके रोना धोना कर के मोहरे शोरे लगवा के वापस आ गई, बैंक के पास गई, लो जी अब तो इसको डिपॉजिट कर दें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, अब ये है कि 5-1 हज़ार अभी डिपॉजिट कर देते हैं, 5 थोड़ी देर के बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप आइएगा तो 5,000 फिर डिपॉजिट कर देंगे। तो बड़ी परेशान हुई, तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या टू एंड फ्रो, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। भाई मेरा पैसा है, मैं कह रहा हूँ मेरे अकाउंट में डालें, मेरे पास अकाउंट है फॉरेन करेंसी का, तो डालते क्यों नहीं है आप? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं कल जाता हूँ, मेरे पास ब्लैक मनी है, मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ, कुछ मैंने आमदन है मेरी जिसके ऊपर मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, छुपा के रखा हुआ है, बैंक में नहीं रखा हुआ, अपने बिस्तरे के नीचे रखा हुआ। वहाँ से मैं निकालता हूँ और मैं चला जाता हूँ मार्केट में, वहाँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कहता हूँ यार इधर डॉलर बना दो। वो कहता जी कि पक्की रसीद दें या कच्ची रसीद दें? कहना वो पक्की रसीद केड़ी ते कच्ची केड़ी? कहने जी पक्की वो होवे जिहड़ी कि तुहानूं फिर दिखानी पएगी जिससे तुसीं इहनूं कुछ करोगे इस पैसे नाल, कच्ची है फिर जो मर्जी करना, अगर कोई सवाल जवाब होने तो फिर देने पैणगे। मैं कहा नहीं मुझे आप कच्ची रसीद दे दें। उन्होंने जनाब आपको कच्ची रसीद दे दी क्योंकि आपका पैसा ब्लैक था। अब आप ब्लैक पैसा लेके बैंक में जाके डिपॉजिट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ, तो बैंक पहला सवाल यही पूछेगा ना कि आपने इसके ऊपर ये वाइट मनी है या ब्लैक मनी है। तो अगर ब्लैक है तो फिर टैक्स क्यों नहीं दिया इसके ऊपर, और अगर वाइट है तो फिर दिखाएं, प्रूफ दिखाएं। प्रूफ वाइट मनी का क्या है? आपके बैंक में थी,
FBR को पता था आपके बैंक में है, आपकी आमदन थी जिसकी वजह से वो पैसे बैंक में थे, जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ था 10%, 15%, 25%, 30%, जो भी स्लैब लगता है आपको, तो वो वाइट हो गई थी। वो आपने बैंक से निकाली, फॉरेन एक्सचेंज ख़रीदा और आप चले गए अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में, जाके आपने पैसे डाल दिए। तो वो आगे से बैंक मैनेजर कहेगा जी ये वाइट है, ब्लैक है, ये है देखो मेरा बैंक अकाउंट है, ख़त्म होगी बात, नो इशू। जब आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में चले जाते हैं, वहाँ से फिर आप जहाँ भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, जहाँ आप भेजेंगे वहाँ भी सवाल पूछेंगे ये पैसे कहाँ से आए। बिकॉज टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऐसी होती रही है, ब्लैक मनी को वाइट करके या वाइट किए बगैर उसको ट्रांसफ़र करना इनटू अकाउंट्स, जहाँ से फिर वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होती थी और मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये नए कानून आ चुके हैं। यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि जब आपने $10,000 डाले हैं ना, अगर आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में $1,00,000 पड़े हुए हैं और आप चाहेंगे कि अच्छा ये मैंने वाइट मनी है, मैंने ख़रीद के यहाँ डाले हुए हैं, बैंक ने रखे हुए हैं और मैं अब इसको वापस अपने UK या USA के अकाउंट में भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो जब आप जाएंगे ना तो बैंक आगे से कहेगा जी इशू तो कोई नहीं है, आपके इस अकाउंट से उधर के आपके अपने अकाउंट में तो ट्रांसफ़र का कोई मसला नहीं है, वो अभी आपका अकाउंट है, ये भी आपका अकाउंट है, मगर आप किसी और अकाउंट में अगर भेजेंगे तो फिर हम भी ये पूछेंगे क्यों भेज रहे हैं वहाँ, और जो वहाँ का अकाउंट है उसको भी पूछा जाएगा, UK या US अथॉरिटीज़ पूछेंगी ये कहाँ से पैसे आए हैं। तो ये सारा मनी ट्रेल देनी पड़ती है। अब ये नए कानून हैं एंड एज आई सेड इसका ताल्लुक टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से है। अलबत्ता अब ये सूरत हाल भी हो गई है कि अगर आपके पास लाख वाइट मनी पड़ी हुई है फॉरेन करेंसी अकाउंट में और आपने अपने अकाउंट में भी भेज दी है लंदन में या UK में या USA में, तो वो भी बैंक आपसे कहेगा यार ये पूरा $1,00,000 बैन नहीं करना, स्टेट बैंक पूछ लेगा। हालांकि पूछना नहीं चाहिए मगर फिर भी वो पूछ लेते हैं कि वो इतने बड़े पैसे कहाँ से जा रहे हैं, हमें तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है यहाँ तो वो जो सवाल जवाब करते हैं तो बैंक वाले भी नहीं पसंद करते उस चीज़ को। तो इसलिए बैंक कहता है इस हफ्ते आप ऐसे करें ना 10,000 भेज देते हैं, 10 दिन के बाद फिर 15,000 भेज देंगे, फिर इतने दिन के बाद इतने भेज देंगे, अदरवाइज एकदम स्टेट बैंक की नोटिस में आ जाएगा। ओहो हो, फिर वो हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, तो ये कभी बात ख़त्म ही नहीं होगी। दुनिया भर में यही उसूल है। अच्छा, अब ये तो पाकिस्तान में है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वो इल्ज़ाम हमारे पे यही था ना कि टेरर फाइनेंसिंग, हाँ, तो इसलिए FATF भी तुम्हारे गले पड़ा हुआ है ना, किसी और मतलब है कि इंडिया के गले तो नहीं पड़ा हुआ ना। तो अब बात ये है कि आप वाला मसला, आप 5 लाख रुपया लेके गई, आपने बैंक को कहा ये डाल दें, बैंक ने आपसे पूछा ये कहाँ से लिए, हो सकता है कि आपको कच्चे में मिल गए हों कहीं से, आपने कोई काम किया हो साइड पे और आपको कैश ही किसी ने दे दिया हो, अच्छा नहीं, और आपने कहा मैं जाके बैंक में डाल देता, तो बैंक में डालेंगे तो टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? तो बैंक वाला भी पूछेगा कि ये पैसे जो 5 लाख ला रही हैं कहाँ से आई? आपने कहा जी मुझे मेरे वालिद ने गिफ्ट दिए। जी ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा होगा अच्छा गिफ्ट दिया तो लेके आए ना, उनका कोई लिखत पढ़त कि उनको उन्होंने गिफ्ट दिए, ताकि आप अपने फिर जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करेंगी तो आपका अकाउंटेंट लिखेगा कि 5 लाख रुपया रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट डीड। फिर वो कहेंगे फादर का अकाउंट देखेंगे, उसके उनके पास 5 लाख रुपए थे जो कि उन्होंने निकाल के अपनी बेटी को दिए कि नहीं तो उनकी मनी ट्रेल पूछ शुरू हो जाएगी। हाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। एक ग्लोबल सिनेरियो के हवाले से सवाल है, जल्दी से वो ले लेते हैं। मेरा नाम है शाहिद। मैं सिर्फ से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम अप्रॉक्सीमेट 70 ईयर्स से अमेरिका के पीछे थे, ठीक है ना, उन्हीं की पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे, हमारे जितने लीडर्स आए वो सारे उन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट में थे। बट हम देख रहे हैं पिछली एक गवर्नमेंट से कि अभी हमारा जो डाइवर्ट है माइंड वो चाइना की तरफ हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि हमारे लिए ये फ्रूटफुल होगा कि जो हम अमेरिका के साथ हमने टाइम स्पेंड किया वो हमारे लिए अच्छा टाइम था? मुख्तसर वक्त है हमारे पास। देखिए, जो अमेरिका के साथ टाइम जो किया था वो ज़्यादातर जो जहाँ अमेरिका से पैसे वैसे आए वो 3 मिलिट्री गवर्नमेंट्स के दौरान में था। अयूब खान साहब की गवर्नमेंट, ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट और जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट, तीनों मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने अमेरिका की कुछ यहाँ मकासद पूरे किए थे, तो पैसे मिल गए थे, आपको हथियार भी मिल गए थे, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। कुछ थोड़े बहुत पैसे मिडिल क्लास को चले गए, कुछ इंडस्ट्री शस्ट्री लग गई, अल्लाह खैर सल्ला, मगर उनके दूसरे नताज बड़े ख़तरनाक थे। मुल्क आधा हो गया, एक किस्म की मुजाहिदीन और TTP और दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ें, और क्लैश ऑफ कल्चर, ये सारा कुछ ही उसी के ज़माने सौगात है। अच्छा, अब आइए कि चाइना, आपने कहा चाइना, तो अमेरिका का जो वक्त यहाँ गुजरा है वो शायद
कुछ तबकों के लिए बहुत अच्छा गुजरा। 22 फैमिलीज़ का आपने सुना होगा। फिर मगर जो उसके प्रॉब्लम्स बने वो आपके सामने ही। वो 22 अब आए चाइना। चाइना जो है इस वक्त आपका एक स्ट्रेटिजिक एलाय है। आपकी कारोबार उसके साथ बहुत कम है, लोन्स उनसे आप ले रहे हैं, वो यहाँ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और सिपेक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका ख्याल है कि अगर ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सेंट्रल एशिया तक जाएगा, लिंक्स होंगी, तो आप एक ऐसी रियासत बन जाएंगे जहाँ ट्रांजिट रियासत है, और बहुत सी फीस आपको मिलेगी बाय बीइंग ए ट्रांजिट रियासत। मगर इस वक्त आपकी सारी इकॉनमी वेस्ट की तरफ है। आपके इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपके कर्ज़े, और आप जो नाम लें, आपका हर चीज़ जो है वो वेस्ट के साथ है, और वेस्ट का लीडर अमेरिका है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये तजारत के जो तल्लुकात हैं ये हमारी तरफ से बेहतर हो जाएं, और सियासी तौर पे हम थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार कर लें और अमेरिका के पिट्ठू ना बने, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मगर ये कि आप चाइना के पिट्ठू बन जाए और हर बात जो चाइना कहता है वो माने, तो वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और चाइना के बहुत सीरियस किस्म के कोल्ड वॉर शुरू होने वाली है, और आपके इंटरेस्ट में यही है कि आप किसी साइड में ना जाएं। ना चाइना को पूरा सपोर्ट करें अगेंस्ट अमेरिका, ना अमेरिका को सपोर्ट करें अगेंस्ट चाइना। चाइना के साथ अलग तल्लुकात रखें, अमेरिका के साथ अलग रखें, यूरोप के साथ अलग रखें, और अपना मफाद देखें आपके मफाद में क्या है। यानी अकल पर मबनी बात यही है कि आप न्यूट्रल रहें। थैंक यू सो मच एनएस। और नाजरीन, टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके सामने नंबर है, ये मुख्तसर दौरानिए के वीडियो मैसेज के लिए मखसूस है, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।